मृदाओं में जहाँ पे जो आपकी एल्कलाइन सॉल्ट्स होती हैं, वहाँ पे इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरी विधि जो थी हमारी ड्रिप सिंचाई विधि, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम ड्रिप सिंचाई विधि क्या होती है, जब हम सीधे जड़ों में बूंद-बूंद के रूप में जल दे देते हैं, उसको बोल देते हैं ड्रिप सिंचाई विधि। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप आराम से जाके देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। अब दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग अपनी आखिरी जो सिंचाई विधि है, जिसको हम लोग बौछारी सिंचाई विधि बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है छिड़कावा सिंचाई विधि, इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वो है बौछारी सिंचाई विधि। अब क्यों इसको बौछारी सिंचाई विधि बोलते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है कि पानी जो है आपका फुहारे के रूप में गिर रहा है। जैसे आपने फुहारा देखा होगा, वो क्या होता है, पानी को बौछार के गिराता है, मतलब बिखर बिखर के बूंदों के रूप में गिरता है पानी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पे एक लगा हुआ है, एक चीज लगी होती है जिसको हम बोलते हैं नोजल। यहीं से क्या होता है, पानी फुहार के रूप में गिरता है जाके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बौछारी सिंचाई विधि बोलते हैं। मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि कैसे अपने खेत में इसको लगाया जाता है, इस विधि को कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने खेत में पाइपें बिछा देते हैं। लोहे की पाइप होती है या फिर रबड़ की पाइप होती है। उसके बाद हम नोजल लगा देते हैं अपने खेत में। उससे क्या होगा, पानी बौछार के रूप में निकलेगा। जैसे आपने देखा होगा, एक सैनिटाइजर आपने अगर खरीदा होगा कोरोना के टाइम पे, देखा होगा आप, जैसे उसको ऐसे दबाते थे अपनी शीशी को, तो उसमें फुहार के रूप में से निकलता था सैनिटाइजर, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जो आपका जो जल होगा वो फुहार के रूप में निकलेगा। अब इसकी हानियां भी बहुत हैं, लेकिन अच्छी विधि तो है। अच्छी विधि क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहला तो क्या है, जल कम खर्च होता है इसमें, ठीक। अब जल कम खर्च होगा तो जल नष्ट कम भी होगा, ये चीज भी आप लिख सकते हैं, जल नष्ट कम होगा। फिर साथ ही साथ क्या होगा, सिंचाई दक्षता भी बढ़ेगी। अब सिंचाई दक्षता क्या होता है मैं ये आपको बता, जैसे मान लीजिए आप अपने इंजन स्रोत के द्वारा, इंजन या फिर किसी भी जल स्रोत के द्वारा 500 लीटर पानी दे रहे हैं, लेकिन रास्ते में नष्ट बहुत हो जा रहा था। जैसे मैंने आपको बाढ़ विधि बताई थी, उसमें क्या हो रहा था, जल नष्ट बहुत हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बौछार के रूप में आप पानी दे रहे हैं तो जल नष्ट हो ही नहीं रहा, सीधे पत्तियों पे जल गिर रहा है जाके, तो नष्ट हो नहीं रहा जल। लेकिन इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, सिंचाई दक्षता ज़्यादा होगा कि जितना आप पानी देते हैं और जितना आपकी फसल प्रयोग करती है, उसके बीच का जो अनुपात होता है, उसको ही बोल देते हैं सिंचाई दक्षता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ये जो सिंचाई विधि होती है, ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में प्रयोग करी जाती है जहाँ पर जो आपका खेत जो होता है उसकी भूमि समतल ना हो। मान लीजिए ढाल ज़्यादा है या फिर ऊंची नीची ज़्यादा भूमि है, तो वहाँ पे ऐसा, जैसे अगर मान लीजिए आप सतह वाली विधि से प्रयोग करते वहाँ पे अपने खेत में, और आपका जो खेत था वो ऊंचा नीचा था, तो वहाँ पे क्या होता कि एक तरफ पानी भरा रह जाता और दूसरी तरफ पानी पहुँचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी खेत की भूमि है वो ऊंची नीची है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी हवा में उड़ के जाएगा, ऐसे मान के चलिए फुहार के रूप में गिरेगा जाके पानी आपका, तो वहाँ पे आपके खेत की समतलता से कोई लेना देना नहीं है उसका। फिर रेतीली भूमियों में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। मान लीजिए होता क्या है कि रेतीली भूमियाँ क्या करती हैं कि वो ज़्यादा पानी रोक कर नहीं रख पाती हैं, पानी नीचे चला जाता है उनमें। इसीलिए इसमें जब बूंद बूंद के रूप में पानी गिरेगा जाके पत्तियों पे और जड़ों पे, तो पानी नष्ट नहीं होगा और पानी नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए रेतीली भूमियों पे भी प्रयोग करी जाती है विधि। अब एक नज़र इनके नोट्स पे भी हम लोग डाल लेते हैं जल्दी से, वैसे काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा ये लेक्चर। अब ये कह रहा कि सिंचाई की यह विधि अधिकतर ढाल वाले क्षेत्रों में, मैंने आपको बताया रेतीली भूमियों अथवा क्षेत्र वहाँ पर मृदा कटाव अधिक होता है। मृदा कटाव मतलब जहाँ पे मृदा कटने ज़्यादा लगती है, ठीक है, मृदा अपरदन जहाँ पे ज़्यादा होने लगता है, वहाँ पे इसका उपयोग करना लाभकारी होता है। फिर इस विधि में पानी भूमि की सतह पर बौछार के रूप में गिरता है, मैंने आपको भी चित्र के माध्यम से समझाया था। इस विधि में लोहे या फिर रबड़ के पाइप जमीन पर के ऊपर बिछा दिए जाते हैं, फिर उसमें नोजल लगा दिया जाता है, और इस विधि के द्वारा जल उपयोग दक्षता भी बढ़ जाती है। जल उपयोग दक्षता से मतलब है कि कितना पानी आप अपनी तरफ से दे रहे हैं और कितना आपकी फसल उसको उपयोग में ला पा रही है प्रकाश संश्लेषण के लिए और अपनी वृद्धि के लिए। इसको बोल देते हैं जल उपयोग दक्षता। अब इसकी कुछ दोस्तों हानियां भी होती हैं, उन पर भी एक नज़र हम लोग डालेंगे। सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं क्या क्या। कि कम जल लगता है, ये मैंने आपको बताया, जल कम नष्ट होता है, ये सब कुछ मुख्य मुख्य लाभ हैं जो लगभग आप हर सिंचाई विधि में लिख सकते हैं कि किसमें कम लगेगा जल, किसमें ज़्यादा लगेगा जल। जैसा कि यहाँ पे लिखा है इसमें जल की हानि कम होती है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि बलुई भूमियों के लिए उपयोगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि बलुई भूमि में जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता है और पानी नीचे चला जाता है, वहाँ पे यह विधि बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऊंचे नीचे ढालू क्षेत्रों के लिए उपयोगी, ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों का प्रयोग भी इसके द्वारा कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जल के साथ अपने उर्वरक मिला सकते हैं, और या फिर आप कीटनाशी डालना चाहते हैं तो वो जल के साथ उसको मिक्स कर दीजिए और उसी के द्वारा आप इसको डाल सकते हैं अपने खेत में। अब इसकी दोस्तों कुछ हानियां भी होती हैं, उन पे भी एक हम लोग नज़र डाल लेते हैं जल्दी से, फिर अपने लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अगर आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और भी अच्छा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर लाने की कोशिश करें। हानियाँ क्या होती हैं इस पे भी नज़र डाल देते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने जो आपकी जो विधि थी, आपकी बौछारी विधि, इसमें फुहारा से आप बौछार के रूप में जल दे रहे थे। अगर मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चलने लगे तो क्या होगा, वो जो फुहार जा रही थी आपके जल की वो एक तरफ को भागने लगेगी। अब एक तरफ को भागने लगेगी तो पानी का क्या होगा, समतल जो पानी जो होगा वो समानता नहीं जा पाएगा हर जगह पे, इसीलिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि तेज हवा चलने से इस विधि में समान रूप से सिंचाई जल का वितरण संभव नहीं है। फिर अगर एक चीज़ यहाँ पे ये नोट करने वाली है आपकी कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज हवा चल रही है तब यह जो विधि है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, उपयोगी नहीं है। फिर लगातार पानी देते देखिए होता क्या है कि जब बूंद बूंद के रूप में उनकी पत्तियों पर, पौधे पे बराबर जल गिरता रहेगा बौछार के रूप में, तो कुछ कुछ क्या होता है, कीट आने लगते हैं, उन पे कीट आने लगते हैं, जो पानी जिनसे ज़्यादा प्रिय होता है कीटों को, वो आने लगते हैं। फिर बीमारी पनपना शुरू हो जाती है और आपकी फसल क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो एक ये सबसे बड़ी हानि है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि जो आप रसायनों का प्रयोग करते हैं या फिर उर्वरक और रसायनों का जो आप प्रयोग करेंगे पानी के साथ मिश्रण करके, उनका क्या होता है, कभी कभी वो बह जाते हैं। अब मान के चलिए आप 1000 रुपये का रसायन लाए थे और आपने जल के साथ उसको मिश्रण करके उसको बौछारी विधि के द्वारा दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो बह गया, पौधों को मिल ही नहीं पाया, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये कुछ हानियाँ थी, वैसे तो काफ़ी अच्छी विधि है ये। सबसे अच्छी विधि आप दोस्तों याद रखिएगा कि टपक सिंचाई विधि सबसे अच्छी मानी जाती है ज़्यादातर। फिर उसके बाद ये बहुत सारी और भी विधि मैंने बताई, जैसे थाला विधि अच्छी थी और ये क्यारी विधि अच्छी थी आपकी, और ये छिड़कवा विधि या फिर बौछारी विधि भी अच्छी मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही एग्री पैराडाइज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।